हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम मैकेनिकल पेपर 1 के 1995 से 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके डिटेल्ड वाइज चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड्स, 2020 का पेपर हमारा हो चुका है। जनवरी में 5 जनवरी को 2020 इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम पेपर हो चुका है, लेकिन उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा। इसके पीछे मेरी जो सोच है, मेरा मकसद क्या है कि जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड इवन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, हर सब्जेक्ट के, इवन पावर प्लांट, हर सब्जेक्ट के जब मैं आपको 1995 से 2019 तक के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, तब मैं आपको 2020 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप खुद एनालाइज कर सके, खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने पर आपको कितनी हेल्प मिलती है। जब 2020 का सॉल्यूशन करोगे, 2020 के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया उनको करोगे, आफ्टर इन सभी क्वेश्चन 1995 से 2019 तक के सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस करने के बाद कितनी आपको मदद मिलती है वो आप खुद एनालाइज करोगे। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के मन में, कैंडिडेट्स के मन में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या प्रीवियस ईयर को करने के बाद हम एक अच्छा रैंक ला सकते हैं, प्रीवियस ईयर करने से क्या सिलेक्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर मोर देन सफिशिएंट है या कितनी हद तक आपकी हेल्प करते हैं। ये आप खुद एनालाइज करोगे कि कितनी आपकी हेल्प हो पाएगी जब मैं 2020 का सॉल्यूशन आपको दूंगा। फ्रेंड्स, जो थर्मोडायनेमिक्स के जो थर्मोडायनेमिक्स के टोटल चैप्टर है हमारे पास, उन 6 चैप्टर से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट लॉ, मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन और फर्स्ट लॉ को कंबाइन कर दिया है। ये चैप्टर वैसे अलग अलग होते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट लॉ को मैंने फर्स्ट एक ही चैप्टर माना है। सेकंड चैप्टर है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड चैप्टर हमारे पास है एंट्रोपी एंड एक्सर्जी एनालिसिस, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे गए और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। फोर्थ चैप्टर है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। फिफ्थ चैप्टर हमारे पास है आइडियल एंड रियल गैसेस एंड द सिक्स्थ चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, टीडी रिलेशंस। तो ये 6 चैप्टर है जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब 1995 से 2019 तक के पहले चैप्टर से जितने क्वेश्चन हैं वो है हमारे पास 127। पहले चैप्टर से इतने क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और इसका मैं आपको डिटेल्ड वाइज चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 2019 का पहले, फिर 2018, फिर 2017, 2016, इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं आपको कराऊंगा। आप खुद एनालाइज करोगे कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चंस आप देख पाओगे कि रिसेंट ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। और जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स खत्म करेंगे उसके बाद एक नया सब्जेक्ट होगा, ठीक उसी तरह उसके भी 1995 से 2019 तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जैसे मैंने आपको कहा 2020 का उसके बाद सॉल्यूशन आएगा और आप खुद एनालाइज करोगे, खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे कि कितने क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं और आपको पता लग जाएगा 2021 से पहले कि कितना आप पानी में हैं, कितने आपको हेल्प मिल पाएगी 2021 में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टोटल हमारे पास 127 क्वेश्चन है, 127 क्वेश्चन हमसे फर्स्ट चैप्टर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे IES 2019 में पूछा गया है, देखिए कहता क्या है, अ 2 kg ऑफ स्टीम। आपके पास 2 kg की स्टीम है, मतलब आपके पास मास दे दिया उसने 2 kg का। एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में यूनिट से पता करना है कि वो क्या दे रखा है। जैसे आपको यहाँ पर केजी दे दिया तो आप डायरेक्ट समझ जाइए ये मास है। इसी तरह प्रेशर, वॉल्यूम, सब यूनिट से आपको पता करना है। यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया कि ये मास है, लेकिन आपको यूनिट से पता करना होगा। तो 2 kg ऑफ स्टीम ऑक्यूपाइंग 0.3 मीटर क्यूब, 0.3 मीटर क्यूब यानी कि ये वॉल्यूम उसने दे दी। वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है, 0.3 मीटर क्यूब एट 15 बार।
प्रेशर आपको दे दिया 15 बार, 15 बार का उसने आपको प्रेशर दे दिया 15 बार, ठीक। इस एक्सपेंडेड, ये एक्सपेंड हो रही है ये गैस, अकॉर्डिंग टू द लॉ पीवी की पावर में 1.3 इज कांस्टेंट। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो गैस है वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। ये 1.3 यानी कि ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रोपिक, अगर यहाँ पर 1 होता पीवी की पावर में 1 तो ये आइसोथर्मल होती, पीवी की पावर में 1.4 होता तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होती। तो यहाँ पर देखिए वो कहता है वर्क डन निकालिए ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। आपको वर्क डन निकालना है कि व्हाट विल बी द वर्क डन, आपको वर्क डन निकालना है। और यूनिट देखिए किस यूनिट में निकालने के लिए कह रहा है, वो आपको किलो जूल में निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको वर्क डन निकालना है किलो जूल में। तो अब देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए। एक बात मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में आपको इस बात पर फोकस रखना है कि किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किन क्वेश्चंस को स्किप करना है। आप 150 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में, 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप 150 क्वेश्चंस 3 घंटे में सोल्व नहीं कर सकते। 150 के 150 क्वेश्चंस आप सोल्व नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, और नेगेटिव से भी आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग से। तो ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर गेट में आता है ये क्वेश्चन तो इवन 50 सेकेंड्स, इवन मोर देन 50 सेकेंड्स बहुत रहेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 50 सेकेंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन गेट एग्जाम में, आप आईईएस एग्जाम में ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर ज़रा देखिए पीवी की पावर में 1.3 इज़ कॉन्स्टेंट। इस लॉ के अकॉर्डिंग अभी मैं इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, आपको पता लग जाएगा। बच्चे मोस्टली गलती क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और अपने 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2.5 मिनट 3 मिनट इस पर वेस्ट कर देंगे और फिर अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किन क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना है और किन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है। चलिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा। देखिए उसने मुझसे कहा है कि वर्क डन मुझे निकालना है, तो सिंपली पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में मेरे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा, वर्क डन दैट शुड बी P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में n-1। दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला जो आपको वर्क डन का कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास ये P1 की वैल्यू हो गई 15 बार, ये V1 की वैल्यू होगी 0.3 मीटर क्यूब। अब गैस एक्सपेंड करती है, उसने मुझे कहा है गैस एक्सपेंड करती है, गैस एक्सपेंड करती है और जो फाइनल प्रेशर जो हो जाता है वो 1.5 बार हो जाता है। तो P2 की वैल्यू भी लिख लीजिए, P2 हो जाता है 1.5 बार, ठीक, इतना प्रेशर हो जाता है फाइनल प्रेशर। तो यहाँ पर वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर मेरे पास P1 की वैल्यू 15 बार है, V1 की वैल्यू 0.3 है, P2 की वैल्यू 1.5 है, लेकिन V2 मेरे पास नहीं है और V2 मैं इस रिलेशन से निकालूंगा। और यहाँ पर पावर देखिए 1.3 है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अगर फिर से आता है तो आपको ये स्किप करना है क्योंकि कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। तो और n की वैल्यू क्या रहेगी, 1.3 माइनस 1। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए P1 V1 की पावर में n इज़ P2 V2 की पावर में n, ये आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको V2 की वैल्यू निकालनी है। ये डेटा को मैं रब कर देता हूँ, डेटा मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर P1 V1 की पावर में 1.3 दैट शुड बी इक्वल टू में P2 V2 की पावर में 1.3, ये आपके पास रूल हो जाएगा। आपको V2 की वैल्यू निकालनी है तो P1 अपॉन में P2 दैट शुड बी V2 अपॉन में V1, V2 अपॉन में V1, पावर में कितना आ गया 1.3। आपको इस V2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा P1 अपॉन में P2 इसकी पावर में 1 अपॉन में 1.3 दैट शुड बी इक्वल टू में V2 अपॉन में V1। आप इस V1 को यहाँ मल्टीप्लाइड करा दीजिए, V1 को यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाइड करा दिया। तो V1 की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है 0.3, P1 की वैल्यू हमें 15 बार गिवन है, 15 बार, P2 की वैल्यू 1.5 बार, 1.5। देखिए गैस एक्सपेंड हुई है तो इसकी जो फाइनल वॉल्यूम आएगी ना वो ज़्यादा आएगी क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या रहेगी, वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा निकल कर आएगी। पावर कितनी हुई 1 अपॉन में 1.3 दैट शुड बी योर V2। तो यहाँ पर इसे सोल्व कर लीजिए।
15/1.5 ये एक ऊपर जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, तो 10 की पावर में 1/1.3, 10 की पावर में 1 डिवाइडेड बाय 1.3। कैलकुलेटर साथ रखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। गेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो V2 निकल कर आता है दैट इज़ 1.763 मीटर क्यूब। अगेन मैं आपको बता दूं, आप इस वैल्यू को एग्ज़ाम में सोल्व नहीं कर पाओगे। आपको वैदिक मैथ अगर आप अच्छे से आता है, वैदिक मैथ में अगर आपकी पकड़ है तो शायद आप ये कर पाओ, लेकिन आप बिना कैलकुलेटर के बहुत टफ रहेगा ये सोल्व करना। तो चलिए हमें निकालना है वर्क डन। ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई, इसे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। V2 की वैल्यू आई 1.763 मीटर क्यूब। चलिए अब निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन का मेरे पास बेसिक सा फॉर्मूला है, दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में n माइनस 1। तो वर्क डन P1, देखिए मुझे वर्क डन किलो जूल में निकालना है। वो ऑप्शन में क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन उसने किलो जूल में कहे हैं, तो मेरे पास बार है 15 बार, तो 15 इंटू 10⁻²2 ले लिया मैंने, 10⁻²2, क्योंकि अब ये मुझे आंसर किलो जूल में देगा। मल्टीप्लाइड बाई V1 की वैल्यू 0.3 है, माइनस P2 की वैल्यू 1.5 बार है, तो 10⁻²2, और V2 की वैल्यू मेरे पास आई 1.763 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, तो 1.3 माइनस 1। तो यहाँ से जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो देखिए 15 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 0.3 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.763 डिवाइड बाय 0.3, तो ये आ गया मेरे पास 618.5 किलो जूल। तो ये मेरे पास आंसर निकल के आएगा वर्क डन का। इतना वर्क डन मेरे पास निकल कर आता है फ्रेंड्स। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, लेकिन IES में ये क्वेश्चन नहीं हो सकता सोल्व। तो चलिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पहले इसका मैं आंसर यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन फर्स्ट का हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट का हमारे पास डी ऑप्शन 618.3 किलो जूल हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास IES 2019 में पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या कहता है देखिए, सर्टेन क्वांटिटीज कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन द ग्राफ बाय अ पॉइंट। कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जिन्हें आप ग्राफ पर पॉइंट से शो नहीं कर सकते, बट आर गिवन बाय, यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया, बट आर गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रोसेस। आप उसे कर्व से, एरिया से दिखाते हो, एरिया अंडर द कर्व। दीज क्वांटिटीज इन कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कॉल्ड एज, ए ऑप्शन दे दिया साइक्लिक फंक्शन, बी ऑप्शन दिया पॉइंट फंक्शन, सी दिया पाथ फंक्शन, डी दिया रियल फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए मैं आपकी बात यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। जैसे आपका ये मेरा है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, PV डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। तो जैसे मेरे पास कोई स्टेट है, ये मेरे पास स्टेट 1 है, ये हमारे पास स्टेट 2 है। तो यहाँ पर देखिए स्टेट 1 से स्टेट 2, इसको मैंने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ है, मतलब इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर होगा P1, वॉल्यूम होगी V1, इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर होगा P2, वॉल्यूम होगी V2। ऐसी प्रॉपर्टीज़, ये पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये पॉइंट फंक्शंस होती है कि ये पॉइंट पर डिपेंड करती है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ को हम लोग पॉइंट से डिनोट नहीं कर सकते, उनको हम लोग एरिया अंडर द कर्व, जैसे ये PV डायग्राम है तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है दैट विल गिव यू दैट क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क। जितना हम लोग वर्क डन या फिर वर्क सप्लाई, तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व हमें दे रहा है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग पाथ फंक्शंस कहते हैं, पाथ फंक्शन। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। PV डायग्राम के ऊपर जो एरिया होगा वो आपको वर्क डन देगा। वहीं अगर मैं बात करूँ TS डायग्राम की, अगर मैं बात करता हूँ TS डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, तो ये मेरे पास टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो ये जो मेरे पास कर्व होगा, यहाँ पर कोई भी कर्व, ये मुझे जो देगा वो मुझे देगा ये कर्व हीट देगा। ध्यान रखिएगा।
तो टीएस डायग्राम पर आपको एरिया अंडर द कर्व हीट मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पीवी डायग्राम पर आपको एरिया अंडर द कर्व वर्क डन मिलता है। और ये दोनों ही क्वांटिटी पाथ फंक्शंस होती है। ध्यान रखिए, दोनों ही क्वांटिटी हमारे पास पाथ फंक्शंस होती है। तो यहाँ पर सेकंड का जो राइट आंसर होगा, सेकंड का सी हो जाएगा, पाथ फंक्शंस। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आईईएस 2018 में पूछा गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेस हैज़ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसकी स्पेसिफिक हीट जो रहती है सभी प्रेशर और टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहती है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस एंड पोलोएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक। देखिए, मोनोएटॉमिक गैस, अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस जैसे कि आपके पास हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ये आपकी सिंगल एटम या फिर मोनोएटॉमिक गैस है। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन ये आपके पास डायटोमिक गैस है, दिस गैस इज डायटोमिक। अगर मैं बात करूँ O3 की, O3 ओजोन, जो आपके पास ट्राइएटोमिक हो गई, ट्राइएटोमिक गैस। इसी तरह मोर देन एटम्स 3 से ज़्यादा होंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ P4, ये आपके पास पॉलीएटोम, ये आपके पास कैसा है, पॉलीएटोमिक, 4 आ गए इसके पास, पॉलीएटोमिक 4 के लिए। टेट्राएटोमिक भी कह सकते हो, फॉस्फोरस का। ठीक, तो यहाँ पर वो कहता है कि किसकी जो स्पेसिफिक हीट रहती है वो सभी प्रेशर और टेम्परेचर पर कॉन्स्टेंट रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, एक अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये आपका। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ स्पेसिफिक हीट, ये ग्राफ बन रहा है स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच में। इसी तरह प्रेशर का भी बना सकते हो आप, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर। अगर मैं ड्रॉ करता हूँ मोनोएटॉमिक गैस के लिए, अगर मैं ड्रॉ करूँ मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक गैस में क्या होता है कि ये जो स्पेसिफिक हीट होती है इसकी लाइन आपको इस तरह देखने को मिलती है। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेगी, स्पेसिफिक हीट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। तो ये आपको स्पेसिफिक हीट, देखिए स्पेसिफिक हीट आपकी 2 तरह की होती है, एक होता है सीपी, एक होता है आपके पास सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों की वैल्यू, चाहे वो सीपी हो चाहे वो सीवी हो, ये है मेरा सीपी और ये है मेरा सीवी। ऊपर वाली लाइन को सीपी से दिखा रखा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, नीचे वाली लाइन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर दोनों की वैल्यू जो रहती है वो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सेम रहती है, टेम्परेचर के चेंज होने से कोई डिफरेंस उनमें नहीं आता। और आपको पता होगा अच्छे से, जो हमारे पास मेयर इक्वेशन होती है Cp माइनस CV दैट इज इक्वल टू में R। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस होता है ये होता है R। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के केस में आपको इस तरह का कर्व मिलता है, स्पेसिफिक हीट में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ। तो फ्रेंड्स, स्पेसिफिक, पहले तो मैं बताऊं स्पेसिफिक हीट होती क्या है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो किसी बॉडी का, किसी भी बॉडी का अगर यूनिट केजी मास में लेके चलता हूँ तो उसे पर डिग्री कितनी हीट देनी पड़ेगी। मैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूँ या 1 केल्विन बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे उसे हीट कितनी देनी होगी पर यूनिट 1 केजी मास के लिए कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। और उसी तरह कितनी हीट मैं उससे ले लूँ, कितनी हीट ले लूँ कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन कम हो जाए, दैट इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट, वो होती है स्पेसिफिक। तो मोनोएटॉमिक के लिए इस तरह का कर्व बनता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका थर्ड का ए हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। होता क्या है, मोनोएटॉमिक के लिए मैंने दिखाया, अब मैं आपको डायटोमिक के लिए दिखाता हूँ। डायटोमिक ये होएगी हमारी क्या, स्पेसिफिक हीट, और ये हमारा क्या, फिर से टेम्परेचर। तो होता क्या है डायटोमिक गैसेस के केस में, जो आपका कर्व है वो आपको इस तरह का देखने को मिलता है। ये आपका हो जाएगा Cp और ये हो जाएगा Cv। तो मतलब क्या, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, जो स्पेसिफिक हीट है, चाहे वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो, वो भी बढ़ते हैं, वो भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो भी इंक्रीज करते हैं। तो Cp भी इंक्रीज करता है, Cv भी इंक्रीज करता है, और ये जो इनके बीच का डिफरेंस होता है ये हमारे पास R हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए गामा की वैल्यू क्या होती है, Cp डिवाइडेड बाई Cv। टेम्परेचर बढ़ाओगे Cp इंक्रीज करेगा, Cv भी इंक्रीज करेगा, बट Cv ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है।
CV ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से गामा जो है वो डिक्रीज़ करता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। ध्यान रखिएगा, CP भी इंक्रीज़ करेगा, CV भी इंक्रीज़ करेगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट गामा की जो वैल्यू होती है, स्पेसिफिक हीट रेशो गामा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो मोनोएटॉमिक होगा, कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट रहती है वो कांस्टेंट रहती है हर टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो 3 का हमारे पास ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो IES 2018 में ही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। When the valve of an evacuated bottle is opened, the atmospheric air rushes into it। वो कहता है आपके पास एक बोतल है, ये आपके पास एक बोतल है, कैसी बोतल है, इवैक्यूएटेड बोतल है, इवैक्यूएटेड। इस बोतल में कुछ भी मास नहीं है, बिल्कुल खाली है, कोई पार्टिकल नहीं है, चाहे सॉलिड चाहे लिक्विड चाहे गैस, कुछ भी नहीं है। वो कहता है अगर मैं इसकी वाल्व को ओपन करता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसने दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल, ये है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड 0.6 मीटर क्यूब, 0.6 मीटर क्यूब एयर रशेस इनटू द बोतल, मतलब इसके अंदर 0.6 मीटर क्यूब की हवा घुस जाती है। कितनी वॉल्यूम घुस गई, 0.6 मीटर क्यूब, इतनी वॉल्यूम आ गई। वो कहता है वर्क डन बाय द एयर, एयर ने कितना वर्क डन किया, और किलो जूल में आंसर निकालना है। किलो जूल में आंसर निकालने के लिए कह रहा है कि कितना वर्क डन हुआ। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज प्रेशर PdV, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है PdV। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आप इसे कांस्टेंट मान सकते हो, 101.325 किलो पास्कल। तो प्रेशर को मैंने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा DV। तो DV में आप क्या लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, चेंज इन वॉल्यूम आएगा, चेंज इन वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम, शुरू में वॉल्यूम कितनी थी, 0, शुरू में वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, इसके पास कोई पार्टिकल था ही नहीं। आप ये मत समझ लेना कि बोतल है तो बोतल के अंदर कुछ ना कुछ तो इसकी वॉल्यूम है, बोतल की वॉल्यूम से लेना देना नहीं है। इस बोतल के अंदर जो गैस एंटर करी है, जो हवा एंटर किया है, जो पहले कुछ था भी या नहीं, इसके अंदर कुछ था ही नहीं, तो जो भी होता है इसके अंदर कुछ भी ऑक्यूपाई नहीं कर रखा। अब एयर एंटर कर गई है जिसकी वॉल्यूम हो चुकी है 0.6, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हुई 0.6, इनिशियल वॉल्यूम कितनी हुई 0। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ V2 माइनस V1, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन मैंने V1 से V2 कर दिया इसे। तो प्रेशर कितना है 101.325। अब ये मैं वर्क मुझे किलो जूल में निकालना है, किलो जूल में, तो प्रेशर मैं लूँगा पास्कल, किलो पास्कल में 101.325 मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1 कितना रहेगा 0.6, तो इसे 0.6 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 101.325 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, दैट विल गिव यू 60.795 किलो जूल। ये आपके पास क्या निकल कर आ गया फ्रेंड्स, ये आपके पास निकल के आ गया वर्क डन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का 60.8 सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 4 का हो जाएगा हमारे पास C। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ये क्वेश्चन IES 2018 के पेपर में पूछा गया है, और देख लीजिए कितना सिंपल है, आप बिना कैलकुलेटर के कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, ये भी 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ 4 प्रोसेस, हीट एडिड एंड वर्क डन इन ईच प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस आपको दे दिया है, 1 2 2 3 3 4 4 1, और हर प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र दे दिया है। 1 से 2 में 0 हीट ट्रांसफ़र हुआ है, और 50 डन बाय द गैस, 50 फ्रॉम द गैस 2 से 3 में, एंड 0 वर्क डन, 0 3 से 4 में हीट ट्रांसफ़र, और 20 ऑन द गैस, 80 टू द गैस इन प्रोसेस 4 से 1, एंड 0 वर्क डन। और हमें क्या कह रहा है वो निकालने के लिए, हमें कहता है आप थर्मल एफिशिएंसी बताइए, थर्मल एफिशिएंसी की बात कर रहा है वो, कि साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो ध्यान रखिए एफिशिएंसी साइकिल की कितनी रहती है, नेटवर्क की कितना सिस्टम ने वर्क प्रोड्यूस किया अपॉन में हीट सप्लाइड, नेटवर्क अपॉन में हीट सप्लाइड, दिस इज द एफिशिएंसी। तो देखिए नेटवर्क,
अब एक बात ध्यान रखिए, आपका सिस्टम अगर वर्क करता है, प्रोड्यूस करता है, तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तो हम लोग उसे नेगेटिव मानते हैं। ये थर्मोडायनेमिक की बेसिक अजम्पशन है। हीट एंड वर्क, हीट के लिए क्या है, अगर सिस्टम में हीट डालते हो तो वो पॉजिटिव है, सिस्टम से हीट निकालते हो तो वो नेगेटिव है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी जेब में पैसे डाले जाएं तो आपके पैसे बढ़ रहे हैं, आपकी जेब से पैसे निकाले जाए तो घट रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक रख लिए यहाँ पे। तो हीट एडिड टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें नेटवर्क निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले नेटवर्क देखते हैं कितना है। नेटवर्क देखिए, प्रोसेस 2 से 3 में कोई वर्क नहीं है, प्रोसेस 4 से 1 में कोई वर्क नहीं है, प्रोसेस 1 से 2 में 50 बाय द गैस, गैस ने वर्क किया तो गैस द्वारा जो काम किया गया वो पॉजिटिव होगा, तो 50 हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक, एंड 20 ऑन द गैस इन प्रोसेस 3rd से 4th। 3rd से 4 में गैस के ऊपर किया गया, गैस के ऊपर किया गया तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास नेटवर्क की वैल्यू आ गई 30। अब हीट सप्लाइड कितना होगा, हीट सप्लाइड देख लेते हैं। हीट सप्लाइड यहाँ पर है, कितनी सप्लाई की गई, कितनी सप्लाई, देखिए प्रोसेस 2 से 3 में 50 फ्रॉम द गैस, मतलब कि गैस में से निकाली गई है, गैस में से निकाली गई है, उससे लेना देना नहीं है, गैस को कितनी दी। तो प्रोसेस 4 से 1 में 80 टू द गैस, गैस को 80 दिया, तो गैस को 80 दिया तो हम लोग 80 में, और यूनिट ध्यान रखिए जूल में दे रखा है, ये भी जूल में है और ये भी जूल में। कई बार होता क्या है कि वर्क डन आपको जूल में दे दिया जाता है, हीट किलो जूल में, तो वहाँ पर यूनिट का आपको ध्यान रखना होता है, गलती बहुत होती है यूनिट में। तो दोनों ही जूल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी नेटवर्क, नेटवर्क कितना है 30 अपॉन में हीट सप्लाइड हो गई 80। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 3 बाई 8 ये करते हैं 0.8 3 द 24, 6 कैरी आता है, 8 7 द 56, 4 कैरी 0.375 या फिर 37.5%। ये आपके पास एफिशिएंसी निकल कर आती है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा बी आंसर होगा। तो हमारे पास 5th का क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 5th का बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ स्टील टैंक प्लेस्ड इन हॉट एनवायरनमेंट कंटेन्स 5 kg ऑफ एयर। एक स्टील का टैंक है, एक मैंने स्टील का टैंक ले लिया, इसके अंदर जो एयर है जिसका मास कितना दे रखा है उसने 5 kg दे रखा है, 5 kg का मास ऑफ एयर, एयर इसके अंदर 5 kg भरी हुई है, 5 kg किसके अंदर एयर भरी हुई है, ये मेरे एयर के पार्टिकल्स। जो हमें प्रेशर दे दिया 4 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रखा है एट 30 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर मुझे दे दिया 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कहता है ए पोर्शन ऑफ द एयर इज रिलीज्ड टिल द प्रेशर बिकम्स 2 एटमॉस्फेयर। इस टैंक के अंदर से, ये जो स्टील का टैंक है इसके अंदर से गैस बाहर निकल रही है, गैस निकल रही है, हवा बाहर निकल रही है, और इसके अंदर जो प्रेशर बन जाता है गैस के निकल जाने, हवा के निकल जाने से जो प्रेशर बचता है वो 2 एटमॉस्फेयर, मतलब जो पहले प्रेशर था P1 4 एटमॉस्फेयर, अब वो जो प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर रह जाता है जब इसमें से हवा बाहर निकल जाती है। उसके बाद कहता है द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द टैंक इज फाउंड टू बी 150 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री, पहले टेम्परेचर 30 था तो अब उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस है, इतना उसके अंदर टेम्परेचर है। द क्वांटिटी ऑफ द एयर अलाउड टू एस्केप इज, कितनी क्वांटिटी हवा बाहर गई है। 4 ऑप्शन हमें दे दिए, यानी कि हमें मास निकालना है। यहाँ पर देखिए केजी में पूछा हुआ है, मास हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्टील का टैंक है जिसके अंदर 5 kg की हवा भरी हुई थी, जिसका प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इसमें से कुछ हवा बाहर निकाल दी जिसकी वजह से प्रेशर हो गया 2 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर हो गया 150 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है कि कितनी हवा बाहर गई है। देखिए पहले मास था m1, पहले मास था m1, बाद में कुछ हवा निकल गई तो अब मास रह जाएगा m2, अब मास कितना रह जाएगा m2। लेकिन मुझे निकालना क्या है कि कितनी हवा बाहर गई है, तो हवा कितनी बाहर गई, दैट इज m1 माइनस m2, इतनी हवा बाहर गई। तो मुझे ये निकालना होगा कि m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है। मेरे पास m1 की वैल्यू है, अगर मुझे m2 मिल जाए तो सब्ट्रैक्ट करके मैं निकाल लूँगा कि कितनी हवा बाहर गई है।
देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि शुरू कहाँ से करें, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बेसिक जो आपकी बेसिक इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, उसी से हम लोग सोल्व कर देंगे। देखिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन कहती क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV इज इक्वल टू में MRT। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। अब देखिए शुरू की जो कंडीशन रहेगी, अगर मैं बात करता हूँ इंस्टेंट जब हवा बाहर नहीं गई, तो उस पर प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा, मास M1, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R1 एंड टेम्परेचर T1। यहाँ पर प्रेशर अब्सोल्यूट में होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है। लेकिन कुछ हवा बाहर निकल गई, अब जो इक्वेशन बनेगी वो P2 V2 इज इक्वल टू में M2 R2 T2, ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी। तो इस इक्वेशन के थ्रू मैं M2 निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले इसके अंदर हवा थी, बाद में भी इसके अंदर हवा है, तो गैस चेंज नहीं हुई, तो R1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। R1 बराबर होगा R2 के। पहले इस कंटेनर के अंदर जो हवा भरी हुई थी उसने जो वॉल्यूम ले रखी थी, हवा क्या करती है, पूरे के पूरे कंटेनर को भर देती है, पूरे के पूरे कंटेनर को भरती है, तो वो वॉल्यूम V1 थी। अब इसमें से कुछ हवा निकाल दी, जो हवा निकाल दी उसकी वॉल्यूम भी सेम रहेगी, क्योंकि हवा चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा क्वांटिटी हो, वो पूरे के पूरे कंटेनर को फिल करके रखेगी। गैस जो है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर जाते हैं, तो वो पूरे के पूरे कंटेनर को भर देंगे। चाहे इसके अंदर 5 kg की हो, शुरू में 5 kg थी, बाद में कुछ कम हो गई, कुछ निकाल ली, तब भी ये वॉल्यूम उतनी ही ऑक्यूपाई करेगी जो गैस होती है। तो V1 किसके बराबर होगा, V2 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, V1 V2 बराबर होगा, R1 R2 बराबर होगा। टेम्परेचर हमें दे रखे हैं, प्रेशर हमें दे रखे हैं, हम लोग मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों के पास M2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे हटा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस इक्वेशन को अगर डिवाइड कर देता हूँ, इसे डिवाइड कर दूँ, तो V1 V2 सेम है, कट गए, R1 R2 सेम है, कट गए। तो यहाँ से मेरे पास बचा P1 अपॉन में P2, दैट शुड बी इक्वल टू में M1 T1 अपॉन में M2 T2। ये मेरे पास इक्वेशन आई। मुझे इस M2 की वैल्यू निकालनी है, तो M2 ऊपर जाएगा, M2 मेरा ऊपर आ गया। ठीक, सबसे पहले ये P2 यहाँ चला गया, P2 M1 T1, P2 M1 T1, M2 ऊपर चला गया, P1 नीचे आ गया, तो P1 T2, यहाँ से मेरे पास M2 मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये जो प्रेशर होता है ये अब्सोल्यूट प्रेशर होता है। उसने मुझे कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये प्रेशर गैस प्रेशर है या अब्सोल्यूट प्रेशर है। मेरे पास उसने P एटमॉस्फेयर भी नहीं दे रखा, तो मैं इसे P अब्सोल्यूट मानकर चलूँगा। तो यहाँ पर P1 जो अब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो 4 हो जाएगा, P1 की जगह मैं 4 रख दूंगा। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। 30 डिग्री सेल्सियस है, 273 ऐड करो, 303 केल्विन हो जाएगा। और ये 150 में भी आपको 273 ऐड करना होगा। देखिए मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ। हम यहाँ से M2 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हमारे पास M2 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी। M2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, M2 की वैल्यू मेरे पास P2 जो फाइनल प्रेशर है मेरे पास, एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहां पर P2 मेरा कितना है फ्रेंड्स, P2 मेरा 2 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय M1 है मेरा 5 kg। टेम्परेचर T1 मेरा कितना है फ्रेंड्स, T1 है मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 30, 303 केल्विन। ठीक, अपॉन में P1 की वैल्यू है मेरे पास 4 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय T2 150, 273 प्लस 150 अगर मैं करता हूँ तो 3 7 5 12 2 3 4 423। तो ये मेरे पास आता है 423। यहाँ से मैं इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 303 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 423, दिस विल कम्स 1.79। तो M2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, M2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1.79 kg। लेकिन मुझे M2 नहीं चाहिए, मुझे निकालना है कितनी हवा बाहर गई। तो M1 माइनस M2 यानी कि 5 माइनस 1.79, तो 5 माइनस 1.79 करता हूँ तो मेरे पास 3.21 kg आता है, 3.21 kg। ये मेरे पास आंसर निकल कर आता है। तो
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3.21 kg, डी ऑप्शन। सिक्स्थ का मेरे पास क्या हो जाएगा, सिक्स्थ का मेरे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको अगला सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स की इस सीरीज़ के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हो जिस पर मैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के प्रीवियस ईयर करूं। और मैं सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर ही नहीं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर तो जस्ट आपका डर खत्म करने के लिए है। जब ये सारे प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं अच्छे टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। प्रीवियस ईयर से सिलेक्शन नहीं मिलता, मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर से सिलेक्शन नहीं मिलता। प्रीवियस ईयर से सिर्फ आपका एक कॉन्फिडेंस, प्रीवियस ईयर करके आप उन बच्चों से आगे आ जाओगे जो प्रीवियस ईयर करके नहीं आ रहे, जो प्रीवियस ईयर को देख के भी नहीं आ रहे, जीवन जो सिलेबस तक नहीं जानते अच्छे से, उन बच्चों से बहुत आगे आ जाओगे प्रीवियस ईयर सोल्व करके। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे और वो एफर्ट्स मैं आपको कराऊंगा। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास सिक्स्थ आंसर हो गया। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, एंट्रोपी इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी सेकंड लॉ से डील करती है, फर्स्ट से डील नहीं करती। चलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, ये सेकंड स्टेटमेंट कहती है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। और हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए एंट्रोपी जो होती है वो सेकंड लॉ से डील करती है। एंड सेकंड लॉ जो हमें बताता है वो एनर्जी की क्वालिटी के बारे में डिस्कस करता है। जो हीट होती है वो आपकी लो ग्रेड एनर्जी होती है, वर्क आपकी हाई ग्रेड एनर्जी होती है। आप पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप पूरा वर्क हीट में कन्वर्ट कर सकते हो पर हीट को वर्क में आप कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये हमें सेकंड लॉ बताता है। फर्स्ट लॉ इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, फर्स्ट लॉ सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं क्वांटिटी की बात करता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर लो, वर्क को हीट में, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड लॉ बताता है कि हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स का मकसद होता है वो यही होता है कि हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सके लो ग्रेड एनर्जी को, यानी कि हीट को, लो ग्रेड एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सके, ये होता है हमारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग। देखिए कौन कौन से ऑप्शन कट गए आपके। ए ऑप्शन में आपका 1 दे रखा है, ए ऑप्शन आपका कट गया। उसने हमें बी ऑप्शन में 1 दे रखा है तो बी ऑप्शन भी हमारा कट गया। उसने हमें डी ऑप्शन भी 1 दे रखा है, डी ऑप्शन भी हमारा कट गया। तो ए बी डी तो हमारे कट गए, तो बचा कौन सा, सी ऑप्शन बचा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखिए जो पहले मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करता हूँ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। जो जीरोथ लॉ है वो टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करता है। जीरोथ लॉ हमारा बाद में आया है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पहले आ चुका है। जीरोथ लॉ टेम्परेचर के बारे में बात करता है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिल्कुल गलत। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है टेम्परेचर का, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, प्रेशर का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत दे रखी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो सी ऑप्शन दे रखा है उसमें दिखा रखा है कि 2 और 3 बोथ आर करेक्ट। अब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए क्योंकि 1 स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। बचता हमारे पास सी ऑप्शन है, तो हमें सी को ही ठीक करना होगा। एग्जाम के अंदर आपको जो सबसे सही है उसे ठीक करना होता है, उससे आपको मार्क करना होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गई कि एंट्रोपी सेकंड लॉ के बारे में डील कर, एंट्रोपी फर्स्ट के बारे में डील करती है, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सी ऑप्शन बचता है, हालांकि सी भी सही नहीं है। सी में भी सेकंड स्टेटमेंट जो होगी, सेकंड स्टेटमेंट वो गलत है, ठीक। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमें इसी के साथ जाना होगा। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आपको साइकिल दे दी है, ये आपको साइकिल दे रखी है। सिस्टम एब्जॉर्ब्स 100 किलोजूल हीट एंड इट डज 60 किलोजूल वर्क अलोंग द पाथ 1, 2, 3। पाथ 1, 2, 3 में, पाथ 1, 2, 3 में हीट और पाथ 1, 2, 3 में वर्क। वो क्या कहता है,
जो हीट है आपका 100 किलो जूल की हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, मतलब ये पॉजिटिव होगा, दिस इज पॉजिटिव 100 किलो जूल। फिर वो कहता है वर्क अलोंग द पाथ 60 किलो जूल, वर्क किया है ना, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। द सेम सिस्टम डज 20 किलो जूल वर्क अलोंग द पाथ 143। अभी देखिए दो पाथ उसने दे रखे हैं, एक पाथ उसने ये 1 2 3 दे दिया, एक पाथ उसने 1 4 3 दे दिया, ये पाथ दे दिया, ये 1 ये 2 ये 3, और एक पाथ दे रखा है उसने 1 4 3, ये पीवी डायग्राम पे दे रखा है। तो इस पाथ के अलोंग ये दे दिया, और 1 4 3 पाथ में हमें क्या दे रखा है, उसने हीट एब्जॉर्ब पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी 1 4 3 में, जबकि उसने हमें वर्क दे रखा है कि 20 किलो जूल वर्क होता है। 1 4 3 में जो वर्क होता है वो होता है 20 किलो जूल का वर्क सिस्टम ने किया है, डज द सिस्टम वर्क। तो हमें कहता है कि हीट बताइए कितनी होगी। अब देखिए फाइनल पॉइंट, जो फाइनल पॉइंट है यहाँ पर वो सेम है, 1 2 3 और 1 4 3 फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो दोनों प्रोसेस में सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 प्रोसेस के लिए हमारे पास फर्स्ट लॉ का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, फर्स्ट लॉ का, तो Q माइनस W, वैसे हमारे पास यहाँ पे बार लगता है dQ माइनस dW, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी dQ माइनस dW, दैट शुड बी इक्वल टू में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये हमारा कौन से पाथ के लिए है, ये हमारा है पाथ 1 2 3, दिस इज फॉर 1 2 3 एंड दिस इज फॉर पाथ 1 4 3 पाथ के लिए। तो देखिए ये सेम रहेगा, जो फाइनल पॉइंट है वो सेम है, फाइनल पॉइंट आपका सेम है, तो आपके ये दोनों भी क्या रहेंगे, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए Q माइनस W यानी कि 100 माइनस 60, दैट कम्स आउट टू बी 40। तो 40 ही आपका फर्दर किसके बराबर होगा, dQ माइनस dW के, ये जो आपका चेंज है इसी के बराबर होगा। और ये पाथ कौन सा है, अब ये पाथ है 1 3 1, कौन सा दे रखा है फ्रेंड्स, 1 4 3, ये पाथ हमें दे दिया 1 4 3। तो हमें ये W की वैल्यू उसने दे रखी है, ये W उसने हमें 20 दिया है, 20 दिया है, तो ये माइनस 20 इधर जाके प्लस 20 हो जाएगा, दैट शुड बी या चेंज इन हीट 1 4 3। तो ये आपके पास आ गया 60 किलो जूल, दिस इज द आपकी हीट निकल गई, 60 किलो जूल की हीट आपके पास आ चुकी है। तो यहाँ पर पॉजिटिव 60 आएगा, डी आंसर, 8th का हमारे पास डी आंसर होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम था, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 40, वही आपका प्रोसेस 1 4 3 के लिए होगा। तो ये आपके पास आ चुका है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस। यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमें। क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, तो मतलब जो पहले दो क्वेश्चन थे वो हमारे IAS 2019 में थे, उसके बाद 3rd से लेकर 8 तक आपके 2018 में पूछे गए। देख लिए कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 से लेकर 8 तक आपके IAS 2018 में आए हैं। चलिए 9th क्वेश्चन जो IAS 2017 में पूछा गया, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर CP फॉर एन आइडियल गैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल सही है, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, और ये CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। होता क्या है कि आपका कांस्टेंट प्रेशर में जो आप हीट सप्लाई करते हो वो सिर्फ वर्क डन, वो हीट को तो इसको इंटरनल एनर्जी को तो बढ़ाती ही है, लेकिन साथ के साथ वर्क डन भी करती है। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, जो भी हीट दे रहे हो वो सारी इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने में जा रही है। तो यहाँ पर CP हमेशा CV से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, हीट एडिड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज नॉट यूटिलाइज फॉर डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क। जो आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करते हो वो किसी तरह का वर्क करने में कंज्यूम नहीं हो रही। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इनके आंसर क्या रहते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी ऑप्शन क्या रहता है कि इंडिविजुअल ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो आपका थर्ड ऑप्शन रहता है सी ऑप्शन, उसमें रहता है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, एंड जो लास्ट ऑप्शन होता है उसमें होता है आपकी स्टेटमेंट 1
फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो यहाँ पर देखिए ये 1 भी ट्रू है और जो इसका रीज़न दिया है वो स्टेटमेंट 2 वो भी सही है और स्टेटमेंट 2 करेक्टली स्पेसिफाई कर रही है स्टेटमेंट 1 को। तो यहाँ पर इसका वन आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर ऑप्शन मेंशन नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका IES 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग अ कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, कांस्टेंट प्रेशर पर जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है 33.3% ऑफ हीट, 33.3% ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, इतनी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया गया। वाइल द टेम्परेचर रेजेस बाय 20 केल्विन, जो टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर है वो है 20 केल्विन, 20 केल्विन इंक्रीज हुआ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ वर्क, तो वो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर ले रहा है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ वर्क, तो CP अपॉन में W, वो ये निकालने के लिए पूछ रहा है आपसे। CP डिवाइडेड बाय W निकालने के लिए कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट होगी वो W का, वर्क का कितना प्रोपोर्शन है, कितना हिस्सा रखती है। तो यहाँ पर देखिए इसे कैसे करेंगे हम लोग, 33.3%, देखिए 33.3% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.333 Q दैट शुड बी इक्वल टू में W। अब आपके पास Q क्या फॉर्मूला क्या होता है, Q होता है आपका mCp डेल्टा टी, mCp डेल्टा टी दैट शुड बी योर W। पर मेरे पास उसने मास नहीं दे रखा तो मैं इसे 1 kg अज्यूम करूँगा, क्योंकि मास की वैल्यू नहीं है तो मैं 1 kg अज्यूम कर सकता हूँ। तो 0.333 CP dt दैट शुड बी योर W। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है CP डिवाइडेड बाय W दैट शुड बी 1.333 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका dt अपॉन में आ गया। तो यहाँ से आपको CP अपॉन में W दैट शुड बी 1.333 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर में जो चेंज है वो कितना है 20 केल्विन। तो यहाँ से जब आप इसे सोल्व करते हो तो ये 1 डिवाइडेड बाय 0.333 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट कम्स आउट टू बी 0.150 या फिर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है 15%, 15.0%, इतना परसेंट आपके पास आ जाता है। जो स्पेसिफिक हीट है वो वर्क का 15% रेशो रखता है, 15%। तो यहाँ पर 10th का हमारे पास डी ऑप्शन इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11th। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं, टोटल है हमारे पास 127 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी। कोई सा भी पार्ट अगर समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, विद इन 24 आवर्स आपके कमेंट का मैं आंसर कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।